जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आपका जितना भी प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ आपको एग्जाम कैसे देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए एग्जाम सेंटर में, मैं इन सारे बातों का आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो अंत तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जरूर हमारे बातों को आप ध्यान से सुने। सबसे पहला जो मैं अभी जो पिछले 2-3 वीडियो को अपलोड किया हूं, तो मैंने एक कॉमन सा क्वेश्चन देखा कि सर एग्जाम में आप बोल रहे हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन, एग्जाम का पैटर्न में तो सर हम लोग जानते हैं 1 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन होता है, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन कहां से आ गया। तो पहले आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों का, अभी इसको हम साइड रखते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है, फिर इसका भी डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। अभी हम लोग के पास बहुत सारा बात करने के लिए, इसको ध्यान सुनिएगा आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2014 से लेके 2020 तक जो जैक बोर्ड एग्जाम लेता था, उस एग्जाम का पैटर्न क्या था। उसका पैटर्न था 1 मार्क्स का, ये 2016 से लेके 20 तक, ठीक है ना। ऐसे 14-15 क्वेश्चन पैटर्न वही था। एमसीक्यू 25 सेक्शन ए में, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके और क्वेश्चन नंबर आपका होता था 8 क्वेश्चन, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 आप कह सकते हैं, 26 से लेकर 33 तक ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता था उसमें। और ये हो गया आपका 6 दूनी 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 34 से लेके और क्वेश्चन नंबर 42 तक, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, 41, 42, इन क्वेश्चन में हमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करना 3 मार्क्स का होता था, ये हो गया 18 नंबर का। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 48 तक जो भी लास्ट में होता था क्वेश्चन, उसमें 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होता था, ये हो गया आपका 15 मार्क्स। हम क्वेश्चन नंबर अभी नहीं डिस्कस करते हैं, हम बताते हैं 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन होता था, 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। ये भाई मेरा 2020 तक का पैटर्न था। इसको आप जोड़ोगे तो 25 और ये 15 हो गया आपका 40 और 30 हो गया 70, 70 मार्क्स का एग्जाम होता था, ठीक है ना। ये पैटर्न था पुराना। उसके बाद क्या हुआ, जो पैटर्न 2021 में तो एग्जाम हुआ ही नहीं, 2022 से जो पैटर्न आया उसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा चेंज हो गया। चेंज ये हुआ कि 1 मार्क्स 25 तो रहा, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। इसके जगह पे आ गया 1 मार्क्स का 7 1 वर्ड आंसर वाला क्वेश्चन, 1 लाइनर 1 मार्क्स क्वेश्चन आ गया। 3 मार्क्स एज यूजुअल रहा और ये 5 मार्क्स 3 से बढ़ा कर दिया 4, ये हो गया 20 नंबर का। इसको आप जोड़ेंगे तो 25 और 7 32 और 18 50 20 कितना होता है 70। ये पैटर्न पे एग्जाम 2025 तक हुआ। 2025 का जो एग्जाम हुआ पिछले साल, इसी पैटर्न पे हुआ। एमसीक्यू सेक्शन ए में रहेगा। उसके बाद 1 मार्क्स क्वेश्चन भी रहेगा, 7 क्वेश्चन होता था, 9 क्वेश्चन में कोई 7 बनाना होता था। यहां 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। इसी पैटर्न पे सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक था। अब समझिए हुआ क्या, नवंबर में आपके पेपर में आया कि भाई इस बार एग्जाम के पैटर्न में बदलाव होने वाला है, ठीक है। बदलाव 11th 12th दोनों के लिए ही था। 11th में बोला गया कि उनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होगा और क्लास 12th का जो एग्जाम है उसमें पैटर्न में बदलाव होगा। तो हम लोग इंतजार किए सभी लोग कि भाई जैक बोर्ड का मॉडल पेपर आने देते हैं, फिर हम लोग इंतजार करते हैं कि मॉडल पेपर क्या लेता है और कैसे करता है, हम लोग उसके आधार पर आगे डिसाइड करेंगे। जब मॉडल पेपर आए जो कि आपके सामने है, अब आइए थोड़ा सा हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जो एक गलती था, जो इसमें लिखा हुआ था सेक्शन डी के बारे में नीचे, वो हम पहले डिस्कस कर दिए थे। इसको हम लेके चलते हैं थोड़ा दूसरे पेज में, ठीक है, और हम वहां पे इसके बारे में थोड़ा बात करें, इसको फ्रेश जगह ले चलते हैं थोड़ा। आइए यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग कर दिखाते हैं। तो देखो ये है मॉडल पेपर जैक बोर्ड का, ध्यान से समझना मेरे बात को, फिर इसके बाद डिसाइड करना आप ही लोगों को है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 2025-26 के लिए आया मॉडल पेपर। भाई मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है पहले आप हमें बताओ। ये एक प्रैक्टिस सेट है, इसके साथ साथ ये कि इसी मॉडल पे हमारा एग्जाम होने वाला है, इसी को हम लोग लेके चलते हैं कि ये हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है। इसके हिसाब से सभी लोगों ने ब्लूप्रिंट भी बनाया। अब इसमें क्या है कि हमें सेक्शन ए बी सी डी मिलेगा, चलो ठीक है। 25 एमसीक्यू सेक्शन ए में रहेगा, ये भी ठीक है। सेक्शन बी में आ जाओ, यहाँ पे देखो अब तुम, अब यहाँ क्या बोला भाई, ये 2025-26 का मॉडल पेपर कह रहा कर, अगर आपको लगता है कि 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर ये पैटर्न गलत है, ये मॉडल पेपर गलत है। और अगर ये सही है तो फिर हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन है जो कि आने वाला है। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन ये मॉडल पेपर में दे दिया कि भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, हमें 6 सॉल्व करना है, 3 मार्क्स का 6 सॉल्व करना है। और ये बोला सेक्शन डी में कि 5 मार्क्स का 4 सॉल्व करना है। अगर 4 सॉल्व करेंगे हम तो ओवरऑल काउंट करने पे 75 मार्क्स का हो जाता है, जो कि गलत है। तो ये 70 मार्क्स का कब होगा,
बिल्कुल सही है, एक काम इसमें हो जाएगा, सब पैटर्न सही था, सिर्फ सेक्शन डी में Ne4 की जगह पे Ne3 कर देंगे तो फिर आपका ये पैटर्न सही है। इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको हम बताएं, जो आपको हम बताएं अभी यहां पे, ये 25, ये 12, ये 25, ये 12, ये 18 और ये 15 मार्क्स का हो जाएगा। ये हो जाएगा वही जो पहले एग्जाम होता था उसी पैटर्न पे, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ये पैटर्न होना चाहिए एग्जाम का। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था सर, हम लोग सेक्शन बी 2 मार्क्स का डिसाइड करके उसके बाद बनाए मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट। अब क्या हुआ, जैक बोर्ड में कंफ्यूजन कहां क्रिएट हुआ ये समझिए आप। कंफ्यूजन ये हुआ कि जब एग्जाम बच्चों का प्री बोर्ड हुआ तो बहुत सारे स्कूल्स में जहां प्री बोर्ड एग्जाम हुआ जैक बोर्ड का, वहां जो क्वेश्चन है फिर वापस उसी पैटर्न पे दे दिया। पहले बोला कि भाई नया पैटर्न आया है आपका ये वाला, जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन रखेगा, ये वाला नया पैटर्न आया है, मतलब पुराना पैटर्न को हम फिर से अडॉप्ट कर रहे हैं, ये पैटर्न अब नहीं चलेगा। और ये कंफर्म भी हो गया जब जैक बोर्ड अपना मॉडल पेपर रिलीज किया, तब कंफर्म भी हो गया। लेकिन जब प्री बोर्ड एग्जाम लिया फिर वही कहानी किया, पुराना पैटर्न पे एग्जाम ले लिया, उस पैटर्न पे एग्जाम लिया, उस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया जिसमें 2025 तक पूछता था क्वेश्चन। लेकिन आपको बता दें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है प्री बोर्ड एग्जाम में बच्चों का आया हुआ है जो आपका सिलेबस से हट चुका है, जैसे ईडी करंट, पोटेंशियोमीटर, ऐसा कुछ कुछ टॉपिक दे दिया है जो नहीं पढ़ना है। अब वो पहले एनसीईआरटी में था, अब नहीं है जैक बोर्ड में, वो एनसीईआरटी बुक से हट चुका है टॉपिक। इससे ये क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन को उठा के, डायरेक्ट पुराना कोई क्वेश्चन उठा के और आपको प्री बोर्ड एग्जाम में दे दिया गया है। तो अब ये बताएं आप कि जैक बोर्ड ही अपना मॉडल पेपर रिलीज किया है और उसी में ये बता रहा है कि हमारा जो एग्जाम होगा उसमें 4 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो सर ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बच्चों में। बच्चों कहना सर 3 मार्क्स क्वेश्चन आप बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 2 मार्क्स, सर 2 मार्क्स तो आने ही वाला नहीं है। फिर आप अगर नहीं आने वाला तो फिर ये क्या है, फिर ये मॉडल पेपर गलत है जैक बोर्ड का। अगर ये मॉडल पेपर गलत है जैक बोर्ड का, फिर आप कैसे, किस आधार पे पैटर्न डिसाइड करोगे भाई? जैक बोर्ड का मॉडल पेपर ही हम लोग उसके साथ उसको पैटर्न मान के चलते हैं, अगर ये पैटर्न सही नहीं है तो फिर कौन सा पैटर्न सही है? तो अभी तक कोई भी क्लियर रिपोर्ट हम लोगों के पास भी नहीं है कि एग्जैक्ट किस पैटर्न पे एग्जाम होना है। ठीक है, लेकिन सर ये बहुत बड़ा मुद्दा है ही नहीं। 1 मार्क्स तो रहेगा, आप उसका तैयारी कर लिए हैं, हम आपको सारा एमसीक्यू करा दिए हैं। अब अगर 2 मार्क्स पूछता है तो 2 मार्क्स का भी हम 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, फर्स्ट बुक सेकंड बुक का। सर 2 मार्क्स में जो पढ़ाए, मान लीजिए 2 मार्क्स क्वेश्चन ही नहीं आया एग्जाम में, तो फिर मुद्दा क्या है भाई? 3 मार्क्स तो आएगा ना। आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन को भी तोड़ तोड़ के पूछा जाता है। कई बार देखेंगे आप 1+2 या 2+1 करके क्वेश्चन पूछता है, आपका ये इसमें चला जाएगा। या तो ये सारा बात जो आपको हम 2 मार्क्स का बताए हैं उसमें से कुछ कम डेफिनेशन लिखेंगे आप, अगर 1 मार्क्स के लायक रहेगा तो 1 मार्क्स के लायक लिखेंगे, 2 मार्क्स का रहेगा तो 2 मार्क्स के लायक लिखेंगे। आप उसको 1+2 या 2+1 करके भी कर सकते हैं वहां पे। ये सारा ही टॉपिक आपको काम आने वाला है जो हम आपको बताए हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है उसमें, आप अस्वस्थ रहें। एग्जाम में पैटर्न जो भी हो, अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं कि हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम देने समय। ठीक है ना, तो एकदम आराम से समझिए। तो ये पैटर्न को बहुत बड़ा मुद्दा ना बनाए आप कि सर 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स नहीं आएगा, 5 मार्क्स नहीं आएगा, सर 3 आएगा कि 4 आएगा। जितना भी आएगा आप तैयारी करके जाओ, जो भी पैटर्न पे एग्जाम होगा आराम से एग्जाम दो। अगर सब कुछ सही होता तो हमारा जैक बोर्ड इतना बदनाम नहीं होता। जैक बोर्ड में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारी त्रुटियां हैं जिन पे लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है काम। तो चलिए हम अब आगे आपसे बात करते हैं कुछ और बात। और अब हमारा दूसरा बात यह है कि हमें एग्जाम देने समय, जैक बोर्ड का जब हम एग्जाम दे रहे हैं क्लास 12 का, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहां से मेरा मार्क्स अच्छा आ सकता है, किस जगह पे मेरा मार्क्स कट सकता है, इस बात का हम लोग ख्याल रखना है। सबसे पहला बात जो आता हुआ है राइटिंग। सभी बच्चों को एग्जाम देने के दौरान अपने राइटिंग का ख्याल रखना है, चाहे उनका माध्यम मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, उनके राइटिंग पे बहुत मार्क्स आता है। आप कैसे लिखते हैं, सबसे पहला बात तो यह है कि आप जैसा लिखते हैं, जो लिखते हैं वो एग्जामिनर पढ़ पाते हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार कॉपी हम लोगों ने भी एग्जामिन किया है बच्चों का कहीं कहीं का, तो क्या होता है कि बच्चे आंसर तो सही लिखते हैं लेकिन उतना डीपली आंसर कोई आपका पढ़ता नहीं है बैठ के, एक एक लाइन एक एक वर्ड कोई नहीं पढ़ेगा वहां पे। आपका कॉपी चेक करने के लिए लोग देखते हैं ऊपर का क्या लिखे हैं, बीच का क्या लिखे हैं, नीचे क्या लिखे हैं, और वो अगर स्पष्ट दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो एग्जामिनर को सुविधा होता है। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, आप कॉपी चेक करने वाले को जितना सुविधा देंगे, जितना उनको आसानी आपका कॉपी चेक करने में होगा, आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आप उनके सुविधा का ख्याल जरूर रखें। उसके लिए सबसे मेन फैक्टर आपका राइटिंग होता है।
तो मेन है राइटिंग जितना बढ़िया होगा, राइटिंग पे आप ध्यान दीजिए। और भाई याद रखो, अगर अभी आप हड़बड़ में लिख रहे हो प्रैक्टिस करने के दौरान और आप ये सोच रहे हो कि जब एग्जाम आएगा हम वहां एग्जाम में बैठेंगे तो एकदम साफ साफ लिखेंगे, एकदम गोल गोल लिखेंगे और मोती सन लिखेंगे, तो बता देते हैं वहां इतना प्रेशर होता है, आपका वहां घड़ी जो है वो टिक टिक कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है और आप उसको टाइम का भी ख्याल रखना है, तो आप उस टाइम जो है राइटिंग बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अभी जब भी प्रैक्टिस करते हो, क्लास में प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट सीरीज बनाते हो, टेस्ट देते हो, राइटिंग का ख्याल आप हर जगह रखो, क्योंकि राइटिंग एक दिन का चीज नहीं है, राइटिंग वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से ही बनता है। तो राइटिंग इज द मेन फैक्टर, याद रखिएगा, आपका राइटिंग बहुत कुछ डिसाइड करेगा आपके एग्जाम में। तो ये आप इसको अच्छे से करके रखेंगे, थोड़ा बढ़िया लिखने का प्रयास करेंगे, साफ साफ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा है अंडरलाइन करना है। सर क्या अंडरलाइन करना है? तो जो भी मेन वर्ड होता है, जैसे आप कोई डेफिनेशन लिखे, आप कोई डेरिवेशन बनाए, तो देखो पूरे डेफिनेशन में, पूरे डेरिवेशन में सारा पॉइंट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होता। पूरे डेफिनेशन में कोई 1 2 3 वर्ड होता है जो मेन होता है, जिसको हाईलाइट करने की जरूरत होता है। तो हमें मेन वर्ड को अंडरलाइन करके हाईलाइट करना है। अगर हम ब्लू पेन से एग्जाम लिखे तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है, लेकिन अंडरलाइन करना है आपको मेन वर्ड को, जिससे क्या होता है कि मेन वर्ड टीचर देखेंगे, जो एग्जामिनर होंगे आपके मेन वर्ड को देखेंगे, फोकस करेंगे और आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा वहां से। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन, कूलम्ब्स लॉ कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट, क्या कहता है, दो चार्ज के बीच में द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज, ये सब कॉमन सा बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जहां पे ये वर्ड आए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को अंडरलाइन कर दो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो जो मेन वर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, जैसे गॉसेस लॉ है, तो टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज, उसको इसे इंक्लोज को अंडरलाइन कर लो। जो मेन वर्ड आपको लगे डेफिनेशन में, डेरिवेशन में, जो मेन वर्ड होता है, आप उसको प्रैक्टिस के दौरान ध्यान रखिए कि मेन वर्ड को हम हाईलाइट करते चलें, अंडरलाइन करते चले, हाईलाइट करते चले। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो आपके होंगे वो पूरा कॉपी एक बार नहीं पढ़ेंगे, पूरा आंसर नहीं पढ़ेंगे, मेन वर्ड अच्छा देखिए ये चीज है इसमें लिखा हुआ, तो मेन वही होता है, चलो वो सब कुछ है, मतलब लैंग्वेज हो गया क्लियर है, फिर आगे बढ़ जाएंगे वहां से। तो हाईलाइट करने का प्रयास करो जो मेन वर्ड है उसको, इससे एग्जामिनर को सुविधा होगा। फिर मेरा वही बात, जितना उनको सुविधा होगा आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया पहला, राइटिंग इज द मेन फैक्टर, वर्ड को अंडरलाइन करते चलेंगे। सर अच्छा मार्क्स अगर आपको चाहिए तो सेक्शन वाइज चलने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप एग्जाम लिखना स्टार्ट किए और आप सेक्शन ए, पहले आप एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए लिखने के लिए, तो एमसीक्यू के लिए 1 का आंसर, सेकेंड का आंसर, ऐसे सिर्फ सी बी डी ऐसे लिख के नहीं छोड़िएगा, ध्यान रखिएगा इसको। सी में जो भी आंसर होगा बगल में उसका आंसर, जैसे सी का आंसर मान लीजिए है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सी लिख के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख दीजिएगा। सिर्फ सी बी, कभी क्या होता है सी बी जैसा दिखता है, हड़बड़ में आप बी आपका डी जैसा दिख रहा है, तो वहां पे आपका मार्क्स कटने का चांस है। इसलिए आप जैसे सी लिखे, बी लिखे, डी लिखे, तो बगल में उसका जो भी आंसर है, जैसे न्यूटन पर कूलम, तो बगल में उसको भी लिख दीजिएगा, याद रखिएगा उसको, ठीक है ना। और एकदम प्रयास पहले हम सेक्शन ए में रहें, उसके बाद सेक्शन बी में जाएं, उसके बाद सेक्शन सी में जाएं, आप एक तरफ से बनाएं। ये नहीं कि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स का 2 घुसा दिए, कहीं से जुगाड़ हो गया आंसर तो वहीं पे 5 मार्क्स बना दिए, ऐसा नहीं है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सेक्शन वाइज अलग अलग बनाइएगा तो टीचर को पता है कि पहले अभी 2 मार्क्स का चेक किए हैं, अभी 3 मार्क्स वाले में है, अभी 5 मार्क्स वाले में है। अगर 2 मार्क्स वाले में 3 मार्क्स घुसा देंगे आप, तो पता चला इसमें भी आपको 2 ही मार्क्स मिल गया, वो आगे चेक करते हुए निकल गए, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप प्रयास करेंगे क्वेश्चन को सेक्शन वाइज बनाने का। यही बात हम बताए तो एक बच्चा बोला कि सर अगर हम 3 मार्क्स वाला में 2 मार्क्स घुसा देंगे तो हमको फ्री हो 3 नंबर मिल जाएगा, तो फायदा ना हो जाएगा। तो याद रखिए ये आप नहीं करने का प्रयास कीजिएगा। आप जितना हो सके एग्जाम में बैठ के 3-5 नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आपको जितना दिमाग लगाना है एग्जाम से पहले लगा लो। एग्जाम के दौरान आपके पास अगर इतना फुर्सत है ही 3-5 करने का, मतलब का तैयारी बढ़िया नहीं है, मतलब आप जो है इसी के भरोसे एग्जाम में गए हुए हैं। तो वहां पे आपको एकदम अपने हिसाब से स्मूथली चलना है। सेक्शन ए क्लियर, सेक्शन बी क्लियर, सेक्शन सी हाँ लिमिटेड वर्ड्स में आंसर लिखना है सर, सेक्शन वाइज। जैसे सेक्शन ए का बनाया गया इतना वर्ड में आंसर दे, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में आप आंसर लिखें और छोड़ दिए, बात खत्म हो गया, एक्सप्लेन नहीं कर लगना बैठ के वहां पर। सेक्शन बी में गए, अब अगर सेक्शन बी में हम गए 2 मार्क्स का आ गया क्वेश्चन, तो डिपेंड करता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि हमको जो मेरा क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा है। अगर न्यूमेरिकल पूछा है और उसका आंसर 3 लाइन में खत्म हो गया तो 3 लाइन में लिख के छोड़ दिए, बात खत्म हो गया।
अब हम थोड़ी मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ गया है तो उसको डिफाइन करेंगे। अब इंतजार नहीं करना है कि हमसे उसका एसआई यूनिट पूछेगा कि नहीं, डायमेंशनल फार्मूला कहीं नहीं पूछ रहा है तो हम छोड़ दें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका आंसर अगर आपका एक लाइन में 2 लाइन में खत्म हो जा रहा है तो प्रयास करो कि नीचे उसका एसआई यूनिट भी लिख दें, उसका वीएमएस डायमेंशन भी लिख दे, ताकि उसका आंसर कम से कम आपका 4 से 5 लाइन में जाए, कम से कम 5 लाइन में आपको उसका आंसर हो। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, ताकि लगे कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है हमारा। हाँ, 1 मार्क्स में अगर आया, पुराने वाले पैटर्न पे ही अगर आया, जैसे पिछले साल एग्जाम हुआ था, 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स का आंसर आप 1 लाइन में लिखेंगे या 1.5 लाइन में लिखेंगे, 2 लाइन में लिखेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो सही है, उतना में आपको मार्क्स मिल जाएगा उसका, ठीक है ना, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वहां पे। अगला है कि आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। एक्यूरेसी बोले तो प्रयास करना है कॉपी में कम छेड़छाड़ करें, ये नहीं कि एकदम आंसर कहीं पे गलत हो गया तो उठाएं पेन और एकदम रगड़ के पूरा एकदम जो है वहां पर गर्दा उड़ा दिए हैं, लीप पोत दिए, पूरा ऐसा नहीं करना है। अगर आंसर गलत हो गया, अगर कहीं पे गलत हो गया तो उसको आप एक नॉर्मल से ऐसे 1-2 बार उसको काटिए, वहां से फिर आगे बढ़ जाइए। वहां पे जितना कॉपी साफ सुथरा दिखेगा, हम पहले ही बताया आपको, जितना कॉपी साफ सुथरा दिखेगा आपका उतना अच्छा मार्क्स आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए हम इन 5 बातों को एक बार फिर से बता दें आपको। राइटिंग बढ़िया लिखना है, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, अंडरलाइन करना है मेन वर्ड को, ध्यान रखिएगा इसको, यही सब आपका बूस्टर है भाई, ये आपका एग्जाम के लिए सब बूस्टर है। बूस्टर बोले तो सर ये आपका मार्क्स को बढ़ा सकता है, ठीक है ना, एग्जाम लिखने का तरीका। अभी आगे हम और भी डिस्कशन करने वाले हैं आपसे, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिएगा। भाई तुम जो पढ़ा ठीक किया, अब एग्जाम कैसे लिखना है, खासकर जैकबोर्ड उसका ध्यान रखो। एग्जाम लिखना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉपी भी चेक करते हैं, तो उनको पता होता है कि वो बताते हैं आपको, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि आपको कहां फोकस करना चाहिए ज्यादा। सेक्शन वाइज आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सुविधा अनुसार चले, एकदम एक तरफ से चले। सर हमको ना सेक्शन ए में एमसीक्यू मान लीजिए 25 में 15 ही आ रहा था, 10 नहीं आ रहा था, तो 10 का जगह छोड़ दो ऐसे करके। लेकिन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में बेहिसाब जगह नहीं छोड़ना है आपको, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन वाइज चलिए, लिमिटेड वर्ड्स में आंसर देना है और एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, सही लिखना है, प्रयास करना, ज्यादा हम लोग काट छाट करना न पड़े। क्लियर इतना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वाइज टाइम लिमिट पे ध्यान देना है आपको, टाइम लिमिट पर, ये नहीं कि आपको 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन बनाना था और आप 3 क्वेश्चन बना तो लिए, 5 मार्क्स का आपने 3 क्वेश्चन बना तो लिया, लेकिन उसके पीछे जो है आप अपना पूरा 1.5 घंटा टाइम बर्बाद कर दिए। तो उस समय याद रखेंगे, अगर आप ये 15 नंबर का सवाल बना भी लेंगे तो उससे बहुत कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर आपको इधर के क्वेश्चन में टाइम नहीं मिल पाएगा। तो कैसे कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे इसका प्रैक्टिस करें, समझिए। सबसे पहले सेक्शन ए अगर आता है तो इसमें आपको मैक्सिमम 40 मिनट का टाइम देना है। आपके पास टोटल 3 घंटे में 180 मिनट होने वाला है, ठीक है। 180 मिनट को हम इस तरह से तोड़ के समझाने का प्रयास किया, उसको बढ़िया समझिएगा। 180 मिनट में आप ये मान चलो 20 मिनट आपका मार्जिन है, मतलब क्वेश्चन पढ़ना और लास्ट में आपको अपने आंसर को मिलाना। 10 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में बीता और लास्ट में आपको 10 मिनट जो है, 10 मिनट क्वेश्चन को पढ़ना है और लास्ट का जो 10 मिनट रहेगा उसमें एक बार आपको सारा आंसर मिला लेना, कहीं हम सारा सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, ये आपको आंसर मिलाना है लास्ट के 10 मिनट में। यानी अब हमारा बचा 160 मिनट, हमारे पास टाइम बचा सिर्फ, हमको अपने क्वेश्चंस को 160 मिनट में सॉल्व करना है। 40 मिनट आपका चला गया एमसीक्यू में, 25 सवाल में 40 मिनट सफिशिएंट है। अगर आपको आंसर पता है तो 40 मिनट मैक्सिमम हो गया, जिसमें आप बैठ के अगर 2-3 अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल भी अगर आ जाएगा तो आप उतना में कर सकते हैं, डायमेंशन भी खुद से निकाल सकते हैं उस 40 मिनट में। अब आइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में अगर 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन अगर आ गया, सेक्शन बी में अगर 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आ गया तो 20 मिनट उसके लिए कम है। तो सर फिर क्या होगा, इसके लिए आपको चाहिए 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट, मतलब मैक्सिमम हो गया, ये इतना आपका काफी है। 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आया तो आपके लिए 30 मिनट काफी है, ठीक है। हम मेरा टाइम कितना हो गया सर, वहां का 40 मिनट प्लस यहाँ का हो गया 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सेक्शन सी में। सेक्शन सी तो कंफर्म है सर कि 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन हमें 7 मिनट 8 मिनट का टाइम चाहिए। प्रयास करो इतने मिनट हम खत्म कर ले, अगर ना होगा तो हम आगे बताएंगे कैसे। अगर हम 7 मिनट का भी टाइम लेते हैं या 8 मिनट का टाइम लेते हैं तो 8 गुना 6 48, यानी आप इसको अप्रोक्स 45 to 50 मिनट में खत्म करने का प्रयास करेंगे। यानी 45 मिनट में हमें सेक्शन सी बनाना है, थोड़ा और टाइम ज्यादा लगे तो 45 to 50 मिनट का टाइम आप यहां से ले सकते हैं। अब बात यह आया कि अगर इसमें आधा घंटा लगा, इसका मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो फिर यहां 5 मार्क्स का आपके लिए 3 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जब 2 मार्क्स का यहां क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन 3 ही रहेगा, और नहीं तो फिर ये 1 मार्क्स का 7 क्वेश्चन रहेगा जो आपका पुराना वाला पैटर्न था।
और जब ये 1 मार्क्स का 7 क्वेश्चन रहेगा तो फिर यहां आपको 30 मिनट का जरूरत नहीं है, यहां आपका 15 से लेकर 20 मिनट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो यहां आपको पर क्वेश्चन पे, लॉन्ग क्वेश्चन में पर क्वेश्चन पे आपको 15 मिनट का टाइम लेना है, 15 मिनट का टाइम लेना है। 15 मिनट में आपको एक डेरिवेशन, एक फिगर वाला टॉपिक, जैसे ट्रांसफार्मर आ गया, एसी जनरेटर आ गया, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर आ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया जिसमें फिगर है, लेकिन आपको प्रयास करना है कि 15 मिनट में हम आप कम से कम एक टॉपिक क्लियर कर ले, यानी 15 गुना 3 45 मिनट, अगर 3 रहा तो, और 4 रहा तो फिर 60 मिनट। अगर ये 4 रहा 60 मिनट का, अगर यहां आपका 1 घंटा चला गया तो बचे हुए 120 मिनट में 40 30 70 और 40 110 यानी 115 मिनट यहां आपको बच रहा है। हमारे पास यहां 120 मिनट ऐसे ही बच सकता था, उतने देर में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी याद रखेंगे, टाइम का बाउंडेशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी तरह का एग्जाम दीजिए, आप बोर्ड एग्जाम दीजिए, क्योंकि यहां तो सब्जेक्टिव एग्जाम है। यहां अगर आप एक क्वेश्चन को बना भी लिए, अगर आपको एक क्वेश्चन में 40 मिनट लग गया, 45 मिनट लग गया, तो फिर आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हड़बड़ हो जाएगा। और हड़बड़ एक जगह नहीं होता, हड़बड़ में गड़बड़ भी होता है, गलत भी होता है, क्वेश्चन छूटने का चांस भी होता है, ज्यादा छेचेंगे भी, राइटिंग भी खराब होगा, सब तरह का प्रॉब्लम होता है। इसलिए एग्जाम जब शुरू होता है तो लास्ट का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिए, एग्जाम शुरू होने का फर्स्ट हाफ का जो 1.5 घंटा है वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ का 1.5 घंटा में बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, आंसर को धीरे धीरे लिखने का प्रयास करते हैं, और फिर लास्ट के 1.5 घंटे वाले सेकेंड हाफ में क्या करते हैं, ज्यादा स्पीड के चक्कर में राइटिंग खराब कर लेते हैं और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 6 से खत्म कर देते हैं। तो आपको दोनों ही हाफ को ध्यान में रखना है। आपको अपने पूरे एग्जाम को बांट लेना है कि पहला 1 घंटा हम 1 और 2 मार्क्स पे रहेंगे, या पहला 1 घंटा हम 3 मार्क्स को पहले स्टार्ट करेंगे। आप किसी एक सेक्शन को शुरू करो तो प्रयास करो उस सेक्शन को पहले खत्म कर ले। अगर नहीं आता आंसर तो अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम 1.5 पेज जगह छोड़ दो। ये नहीं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो छूट रहा है और उसके लिए 2 पन्ना जगह छोड़ दिए और आंसर 3 लाइन में लिखे, बाकी पेज खाली खाली दिख रहा है। ऐसा नहीं करना, अकॉर्डिंग ध्यान देना है क्वेश्चन, और अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको आंसर पता है कि इस क्वेश्चन का डेरिवेशन हमारा कितना लंबा होना चाहिए, 1 पन्ने का, 1.5 पन्ने का, 2 पन्ने का, कितना लंबा है, उसके अकॉर्डिंग जगह छोड़ना आपको। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन वहां पे छोड़ना भी है तो, और एकदम एक तरफ से चलने का प्रयास कीजिएगा। मेरा बात जरूर मानिएगा आप लोग, आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। आगे थोड़ा और बात का हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं, क्या ना करें एग्जाम में, क्या ना करें। सबसे पहला बात है चोरी। सर तो सर मैंने बात बता दिया, देखो चोरी करना हम बच्चों को बोलते भी हैं कि गलत बात है। ठीक है, चोरी करना एग्जाम में गलत बात है, क्योंकि आपका जो वहां का सिचुएशन रहेगा, सर एग्जाम में चोरी होता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऐसा सेंटर अभी भी है जहां बच्चे चोरी करते हैं, चोरी करने का प्रयास करते हैं, चोरी होता भी है, बहुत सारा पेपर में आता है, वीडियो में आता है, बच्चे चोरी कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। तो चोरी करने वाले सेंटर पे ना बहुत तरह का नुकसान है। पहला ये है कि सारे बच्चे अगर एक जैसा किसी गेस पेपर से छाप दिए हैं, सबका आंसर एक जैसा है, तो देखो गेस पेपर में या किसी भी चीज में जो आंसर होता है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं होता, आंसर छोटा होता है, लिमिटेड वर्ड्स में होता है, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन में डेरिवेशन कंप्लीट कर देता है। तो उसका लैंग्वेज अगर आप लिखेंगे ना, जो आपका गेस पेपर का लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज पता चल जाता है कि ये लैंग्वेज खुद का नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे आपका क्वेश्चन पेपर पर लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। अपने शब्दों में क्यों कहता है आखिर, ये क्यों नहीं कहता कि शर्मा गेस के शब्दों में उत्तर दें, किसी गेस पेपर का नाम क्यों नहीं लेता यहाँ पर, क्योंकि इनका कहना है कि भाई आप आंसर को प्रयास करो जितना हो सके अपने शब्दों में आंसर करने का। तो आप चोरी अगर करेंगे, कहीं से देख के छापेंगे, कहीं से देख के लिखेंगे, चैट जीपीटी से लिखेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसके लैंग्वेज में फर्क पड़ जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि अपने शब्दों में आंसर देना है। अगर आप कहीं से कुछ देख के लिखते भी हैं तो उस आंसर को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अगर आपके सेंटर पे चोरी हो रहा है तो पूरे सेंटर का कभी कभी एवरेज मार्किंग हो जाता है। एवरेज मार्किंग मतलब जो 70 में 70 बनाया उसका भी 50 और जो 40 बनाया उसका भी 50, क्योंकि सारा बच्चा कॉपी एक जैसा निकल रहा है, क्योंकि सारा पूरा सेंटर चोरी कर रहा है। तो ऐसी जगहों पे आपको नुकसान होता है, आपको प्रॉब्लम होता है। इसलिए प्रयास करेंगे कि आंसर को अपने शब्दों में लिखें। दूसरा, जगह ना छोड़ें, ज्यादा जगह नहीं छोड़ना आपको। ये नहीं कि एक वर्ड ऐसा लिखें यहाँ पे दिस इज द, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं कि दूर दूर लिखेंगे, बड़का बड़का लिखेंगे, कॉपी भर देंगे, ढेर नंबर मिल जाएगा। भाई तरीका होता है आंसर लिखने का, ऐसे नहीं कॉपी भर देना, तरीका से आंसर लिखो। ये नहीं कि सबको बुड़बक बैठा है तुम कुछ लिखेगा उतना ढेर नंबर मिल जाएगा, तरीके से आंसर को लिखना होता है। छेद छाछ के नहीं आपका कॉपी को भर देना, और जगह बहुत ज्यादा नहीं छोड़ना आपको। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है तो उसके हिसाब से जगह छोड़ो, इस बात का ख्याल रखिएगा। मतलब आपको जो जगह छोड़ना वो थोड़ा हिसाब से छोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि जो कॉपी एग्जामिनर है, जो कॉपी आपका चेक करें, जो कॉपी इवेलुएट करेंगे, वो भी पढ़े लिखे इंसान है,
और उनको पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कई हजार कॉपियां चेक कर रहे हैं, उनको आइडिया है, ठीक है ना। आपके से बहुत सारे बच्चे उनको मिले हैं पहले, इस तरह का दिमाग लगने वाला ऑलरेडी बहुत सारे बच्चा को देखे हुए रहते हैं। इसलिए प्रयास करिए कि कम जगह छोड़ के और आंसर को अच्छे से लिखें। एग्जाम के दिन जो है आपका, या उसके पिछले दिन, देखो कब कब कैसे कैसे पढ़ना है। एमसीक्यू पढ़ना एग्जाम से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले छोड़ देना। एमसीक्यू को फिर बार बार नहीं पढ़ना होता है। एमसीक्यू कितना पढ़ोगे तो एमसीक्यू कम है। लिमिटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए पहले ही। आपको लास्ट में जो एग्जाम से कुछ दिन पहले तैयारी करना है वो आपको 55 मार्क्स का ही करना है। कितना 55 की 65 नहीं, 45 मार्क्स का ही करना है। 45 मार्क्स का ही करना है आपको, यानी 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का ही करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी सिर्फ करना है। एग्जाम जब पास आ जाए, एकदम पास आ जाए, तो एमसीक्यू को त्याग दो। एमसीक्यू चक्कर मत पड़ो, क्योंकि एमसीक्यू आपका लास्ट में पढ़ने का चीज नहीं है। वो आपका कंटिन्यूअस बीच बीच में पढ़ते 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 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अब तक कि किसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट में 45 मार्क्स के क्वेश्चन पे हम लोग को फोकस करना है, जिसमें होता है 5 मार्क्स 3 मार्क्स और बेसिकली 2 मार्क्स। 5 मार्क्स का अगर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया गया है, जैसे मान लो बताया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंस मेकर फॉर्मूला, आप उसका पहले प्रैक्टिस किए हैं, फिर भी एग्जाम से एक दिन पहले बैठ के कॉपी किताब सब साइड में रख के बिना कहीं से देखे हुए एक बार आप जो है एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम के दिन, एग्जाम जाने से 1 घंटा 2 घंटा पहले सारे आंसर एक बार फिर से लिख लेना। अगर 10 गो है मोस्ट एक्सपेक्टेड तो 10 लिख लो, सब लिख लो। 2 घंटा 3 घंटा बैठो और 5 मार्क्स का सब एक बार लिख के जाओ। चीट लेके जाना नहीं बोल रहे हैं, मतलब घर पे प्रैक्टिस करके जाओ। इन्हीं की लिख के पॉकेट में साज लो। ई पॉकेट में हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ई पॉकेट में हो गया लेंस मेकर, और यहाँ वाला पॉकेट में है, याद रखना पड़ता है कभी कभी, यहाँ वाला पॉकेट में क्या रखे थे, यहाँ रखे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जब एग्जाम आया जिस क्वेश्चन देखिए, अरे मूविंग कॉइल मेरे पास तो जुगाड़ है, याद रखो। एग्जाम के दौरान जो होता है वो बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, मतलब एग्जाम देने के दौरान आपका दिमाग उतना जो है वो फ्री नहीं होता है कि आप को हर जगह पे कंसंट्रेट कर पाओ। अगर एक जगह कंसंट्रेट करोगे, आंसर लिखने पे ध्यान दोगे, तो आप आराम से आंसर को लिख पाओगे। और जितना शांत होके, जितना काम होके एग्जाम दोगे, जितना रिलैक्स फील करोगे, उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। ज्यादा हड़बड़ में रहोगे तो एग्जाम खराब जाएगा। और याद रखो भाई, पूरे 1 साल का मेहनत जो आपका है वो आपको उसी 3 घंटे में, और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जरूरी बात उसी में आप याद रख लो कि आपका अगर आपका कुछ जा रहा है तो वो है आपका लिखा हुआ आंसर। अगर कुछ जा रहा है कॉपी में तो आपका जा रहा है लिखा हुआ आंसर। यानी आप कितना तेज हैं, आप कैसे आंसर लिख सकते हैं, आप क्लास में पढ़ने में हमेशा टॉपर रहे, उससे मतलब नहीं है। आप कॉपी में क्या लिखे उस 3 घंटे के दौरान, वो पूरा जो 3 घंटा है वो आपका पूरा 1 साल का मेहनत डिसाइड करता है। आप टाइम पे ट्यूशन गए कि नहीं, आप क्या किए, आप नोट्स बनाए कि नहीं, आप ढंग से पढ़े कि नहीं, रिवीजन किए कि नहीं। अगर ये 3 घंटा आपका अपना हो गया, पूरा साल आपका अपना हो गया। 3 घंटा खराब चला गया भाई तो पूरा मेहनत बेकार चला गया। याद रखो, आपके साथ आपका लिखा हुआ सिर्फ आंसर जाता है। आप कितना तेज हैं, आपका दिमाग वहां नहीं जाएगा। आप आंसर कैसे लिखते हैं, कितना अच्छा राइटिंग में लिखते हैं, कितना अच्छे से उसको अरेंज करके लिखते हैं, सेक्शन वाइज लिखते हैं, अंडरलाइन करके लिखते हैं, सारा चीज फैक्टर बनता है। और तभी जाके आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और तभी जाके आप टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा मार्क्स लाने वाला बच्चा में, एक एवरेज बच्चा में और एक टॉपर बच्चा में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेंस मेकर आएगा तो तीनों बच्चा आंसर लिखता है, अच्छा मार्क्स लाने वाला भी, एवरेज बच्चा भी और टॉपर बच्चा भी। लेकिन टॉपर बच्चा उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखने का प्रयास करता है, बिल्कुल साफ साफ लिखने का प्रयास करता है। फिगर बनाने से मैं पेंसिल का यूज करता है ताकि मेरा फिगर थोड़ा बहुत टेढ़ा भी उसको मिटा के फिर से सही कर सके। ये नहीं कि पेन से फिगर बना दिए, छेद छाछ दिए हैं, किसी तरह बना दिए हैं, तो किसी तरह से आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो जो भी बात आपको हम बताएं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बातों का ख्याल रखेंगे अपने एग्जाम देने के दौरान। फिर अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, आपको प्रॉब्लम आता है पैटर्न को लेके, तो पैटर्न को लेकर चिंता छोड़ दीजिए। आप पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए। कोई भी समस्या अगर आपको आता है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करें उसको सही करने का, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।